बीतू की बात करी प्रधानमंत्री जी ने कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आ गया। किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी लगाएंगे प्रति वर्ष, 10 सालों के 20 करोड़ होती नौकरियां, 1 करोड़ लग बता दो आप लगाई है क्या आपने? डबल डिजिट सर, डबल डिजिट 10 से लेके 25 तक डबल डिजिट है सर। 20 में बन गई, डेमोक्रेसी खतरे में हम कहते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, संविधान की भी। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के माध्यम से गवर्नेंस हो रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेल देख लिया आपने, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं और कांग्रेस अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। तो हम अशोक गहलोत जी से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान का चुनाव कैसा रहा, कांग्रेस की क्या संभावनाएं हैं और बीजेपी कैसा प्रदर्शन कर रही है। नमस्ते गहलोत जी। नमस्ते। ये बताइए कि आप चुनाव खत्म हो चुका है, आपने करीब करीब पूरे प्रदेश का दौरा किया, क्या माहौल क्या है, जमीन पे क्या माहौल है? अच्छा माहौल नहीं, मतलब अच्छा माहौल है। कांग्रेस का कैसा माहौल है? आपकी क्या मतलब, आप एक नेता हैं, नेता के साथ आप एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, हर नेता एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होता है, तो आपका क्या आकलन है? मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा माहौल है। जनता में बीजेपी वाले जो अगली बार 400 पार कहते थे ना, वो कहना बंद कर दिया उन्होंने। ये उनकी स्थिति बन गई है। पहले राउंड के बाद में फर्स्ट फेज जो हुआ है 19 तारीख को हुआ था। 12 चुनाव हुए थे हमारे यहाँ लोकसभा के। सेकेंड फेज 13 चुनाव हुए हैं 26 को। पहले फेज के बाद में पूरे कंट्री में जो माहौल बना है, फीडबैक मिला होगा बीजेपी वालों को भी, तो 400 पार की बात करना बंद कर दिया और कांग्रेस मैनिफेस्टो को जोड़ दिया मुस्लिम लीग से। कोई तुक नहीं था, लोग हंसते उसके ऊपर भी, ये क्या तुक है। बल्कि फायदा हो गया कांग्रेस को कि लोग मैनिफेस्टो बहुत कम देखते थे, तो सबने डाउनलोड किया भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या, ऐसा क्या है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बीतू की बात करी प्रधानमंत्री जी ने कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आ गया। उससे काम नहीं चला तो बाद में आगे भाई कि आप तो ये जो मंगलसूत्र आपका है और सब एक्सरे होगा घरों के अंदर और सारा धन संपत्ति आपकी बांट दी जाएगी उन लोगों जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मतलब कहने मतलब कि इनडायरेक्ट रूप में इन्होंने इसको पॉलराइज करने का चुनाव प्रयास किया, उस पर वो कामयाब नहीं हो रहे। इस बार एक आर्टिकल आया न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि ये जो गिग वर्कर एक्ट बना राजस्थान सरकार ने बनाया है, ऐसा हिंदुस्तान में हर राज्य में बने और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। तो कह रहा मतलब करीब करीब दुनिया में ये पहले एक्ट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। उस एक्ट में क्या ऐसी बात थी सर? ये जो बिखरे हुए लोग नया जो पैदा हो गया आजकल, ये जोमेटो और अच्छा उबर, ओला, मतलब ऑनलाइन कंपनियां जो काम करते हैं ना, ये लाखों लोग हो गए हिंदुस्तान में, दुनिया में, और इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, जब चाहे उनको निकाल दो नौकरी से। ये अगर अपना लोन लेके टैक्सी ले और ओला में लगा दिया, हमारा 20 टैक्सी लगा दी, आपको हटा दिया वापस, तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी उनकी। अब हमने एक्ट बनाया यहाँ पे, वही एक्ट हमारे AICTE के मैनिफेस्टो में भी प्रॉमिस की गई है, गिग वर्कर एक्ट बनेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको जी। 25 लाख का बीमा हमने कहा है यहाँ पर लागू था हेल्थ के लिए। 25 लाख बीमा का प्रॉमिस किया गया है AICTE मैनिफेस्टो के अंदर। ये कांग्रेस की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी है, इसको कैसे देखते हैं? मतलब कांग्रेस की गारंटी, मोदी की गारंटी को आप कैसे, मतलब ओवरऑल एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिकल कार्यकर्ता कैसे रीड करते हैं? देखिए, मोदी जी का कोई विश्लेषण करे तो 14 के अंदर जो गारंटी दी थी इन्होंने, वही गारंटी थी। काला धन लेके आऊंगा, 15 लाख रुपए खाते में रहेंगे। बाद में जुमला हो गया, मान लो, जुमला ही मान लेते एक प्रकार से। और किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी लगाएंगे प्रति वर्ष, 10 सालों के 20 करोड़ होती नौकरियां, 1 करोड़ लग बता दो आप लगाई है क्या आपने? तो जो वो बोले थे ना, और भी कई बातें उन्होंने, लोकपाल वोपाल आंदोलन हो गए, लोकपाल बन भी गया कागजों के अंदर, तो लोकपाल के नाम से सरकार बदल गई, अरविंद केजरीवाल पैदा हो गए, तो लोकपाल क्या हुआ? तो कहना मतलब कि वो जो सब बातें सामने आई है ना, वो भी गारंटी थी मोदी जी की। अब मोदी जी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी में फर्क है। देखो,
ठीक है। मुझे लगता है कि इस बार पब्लिक का मूड जो है ना, वो कांग्रेस की गारंटी को ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि 150 नहीं पार करेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, 1.5 पॉइंट बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया कि लोकपाल के नाम पे एक अरविंद केजरीवाल पैदा हो गए। आप लोगों, दिल्ली में अरविंद लवली जी ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा है कि जो हमको खत्म करके आए हमने उन्हीं के साथ अलायंस कर लिया। क्या उसको लेके आपकी पार्टी में इतना डिस्कम्फर्ट है? उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट यूनिट की बात सुन नहीं रहे केंद्र के नेता। दिल्ली में हम लोगों ने विरोध किया था केजरीवाल के साथ अलायंस का। ये क्यों इतना डिस्कम्फर्ट है पार्टी में? इतना गैप क्यों है स्टेट में और सेंटर के बीच में? देखिए, इसके बारे में इसलिए नहीं कुछ कमेंट करूंगा कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूं जिसमें अलायंस किए जाते हैं। और जब अलायंस की मीटिंग हुई थी तो मिस्टर लवली भी वहाँ आए थे, अजय माकन जी भी आए थे। इसलिए वहाँ क्या बात हुई या पहले बाद में उन्होंने किस रूप में कहा मुझे नहीं मालूम है। कल लवली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें कही हैं। अब मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता कि किस संदर्भ में उन्होंने क्या बात कही है। अच्छा, राजस्थान में आपका एक पूरा, मतलब कुछ दिन पहले चुनाव के बीच का बयान में पढ़ रहा था, आपने कहा था कि इस बार कांग्रेस दहाई का आंकड़ा राजस्थान में आएगी। कौन कौन सी, मतलब एक तो अब चुनाव खत्म हो चुका है, वो चुनाव मुझे लगा पहले और दूसरे फेज के बीच में कहा था आपने, अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब का आपका आकलन क्या है? कितनी सीटें राजस्थान में कांग्रेस लेके आएगी? वो मैंने कहा वो डबल डिजिट में आएगी। डबल डिजिट सर, डबल डिजिट 10 से लेके 25 तक डबल डिजिट है सर। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक डिजिट आप, ठीक है, क्या होता है कि चुनाव खत्म होने के बाद आप लोग भी रिपोर्ट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो कुछ अगर आप बता सके कि कुछ हमेशा नई नई बातें, नया नया फीडबैक आता है, तो इसलिए अब कैसे बताएं आपको, बढ़ता ही जाता है। अच्छा, पहले 9-10 की बात थी, 10-11 के आगे मैं कैसे कह सकता हूँ। पुराने बयान की तरफ फिर आपको ले जाऊंगा। आपने एक बार कहा था कि कुछ नेता है जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक नेता की तरफ आपका इशारा था आपकी पार्टी के। क्या अभी भी वैसी ही स्थिति है आप दोनों के बीच में, या संबंध परस्पर मधुर हुए हैं, बातचीत नियमित होती है? देखिए, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर चर्चा तो करना पार्टी इंटरेस्ट में नहीं है। अभी तो आप देख रहे हैं कि असेंबली चुनाव में, कि पार्लियामेंट चुनाव में ये प्रयास करते हैं हम तो भाई कोई ऐसा मौका आए नहीं कि पब्लिक में लगे कोई आपस में ना इत्तेफाकी हो। अगर ना इत्तेफाकी होती भी है, मान लो थोड़ी बहुत हो ही सकती है, हर स्टेट में हो सकती है, पर हमने बहुत ही उच्च रूप में बिहेव किया कि सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, ये बात। और सब मिलके चुनाव लड़ने का पार्टी के इंटरेस्ट में भी है, देश के इंटरेस्ट में भी है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, अभी जो हालात देश में बन गए हैं, देश में बन गए, डेमोक्रेसी खतरे में हम कहते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, संविधान की भी इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के माध्यम से गवर्नेंस हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल देख लिया आपने, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं और कांग्रेस अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। यूएनओ बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है देश के अंदर। ऐसे माहौल में एक सच्चे कांग्रेस के जो होगा वो चाहेगा कि अभी हमारी पार्टी कामयाब हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग 0 होनी चाहिए, मेरा मानना है, और मैं उस रूप में चलता हूँ। पर उनका एक बयान आया था अभी कि मैं तो जालौर में, जहां आपके बेटे वैभव जी चुनाव उस बारे में बात करना ही नहीं चाहता। अच्छा, आप उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं सर। एक ये जो लोकेश शर्मा का जो प्रकरण आया है सर, उस पर ये था कि आपने कहा कि मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय में बहुत सारे लोग थे, मैं नहीं जानता। फिर उसके बाद लोकेश शर्मा ने एक अपना आपका पुराना बयान ट्वीट किया कि जब आपने उनका बचाव किया था, तो वो सर अगर पूरा प्रकरण को लेकर अगर आप कंफर्टेबल हो तो कुछ। मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ वो क्यों तो बोले हैं, क्या जरूरत पड़ी उनको बोलने की, मैं समझ नहीं पाया। मैं जितना जानता हूँ कि एमएलए एमपी के हमारे यहाँ पर कभी टेलीफोन सर्विलेंस में नहीं रखे जाते, कभी भी मेरे वक्त में नहीं रखे गए, ये मैं कह सकता हूँ बस। तो मुख्य बात तो उनका यही था कि सर्विलेंस हम करते थे, सीएमओ वाले करते थे, कई नेताओं के नाम लिए। तो एक लाइन में आप समझ रहे जो मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट किसी भी एमएलए एमपी का
फोन सर्विलेंस में नहीं रखती है, नहीं रखा है, अब समझे इससे। सर लेकिन उस समय भी 3 साल पहले भी ऑडियो टेप वायरल हुआ था और तब ये कहा गया था कि सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ है। तो अच्छा नहीं होता कि राजस्थान सरकार उसी समय में जांच करवा लेती, तो आज ये नौबत नहीं पैदा होती कि वो टेप कहाँ से वायरल हुए, कहाँ से लीक हुए, या कहाँ से किसने टेप किया। वो तो टेलीग्राफी एक्ट का उस समय भी दुरुपयोग था, अगर किसी ने प्राइवेट भी किया है तो उस समय आप लोगों ने नहीं सोचा कि इस पे कोई स्टेट गवर्नमेंट को कोई कार्रवाई करनी चाहिए? ये केस चल रहा है वहाँ दिल्ली के अंदर, वो तो शेखावत जी ने फाइल किया है ना। तो केस तो ये है ना, जो मिस्टर शर्मा के खिलाफ जो केस किया है इसी मुद्दे को लेकर किया है, और उनके खिलाफ यहाँ जांच चल रही है ईसीबी के अंदर, वो अपना वॉइस सैंपल दे नहीं रहे हैं, मिस्टर शेखावत वॉइस सैंपल दे नहीं रहे हैं। शायद हाईकोर्ट ने भी कहा कि वॉइस सैंपल लो इनसे, उसमें उनको शायद राहत नहीं मिल गई है, मुझे लग रहा है राहत मिल गई है ना शायद उनको। नहीं, वो तो संजीवनी का घोटाला है, उसमें राहत मिली, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर से मिली। यहाँ हाईकोर्ट ने कहा है कि आप वॉइस सैंपल लेके लीजिए, वो दे नहीं रहे अभी तक भी। तो जब यहाँ सैंपल दे नहीं रहे हैं, वहाँ चल रहा है जुडिशरी के अंदर केस, तो अभी सब जुडिशरी के मामले में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जी जी जी। वैभव जी ने इस बार सीट बदल दिया, पिछली बार जोधपुर से थे, इस बार जालौर से गए, क्या उसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी? नहीं, पिछली बार उसको जालौर शुरू से लड़ना था चुनाव, परंतु पॉलिटिकल फैसला हमने किया जोधपुर लड़ाने का, ये जानते हुए कि सीट टफ है, जीतने की संभावना नहीं है। वो आपका गृह इलाका था इसलिए क्या? नहीं, जानते हुए कि टफ सीट है जोधपुर की, तब भी फैसला हमने किया जोधपुर लड़ाने का, कुछ पॉलिटिकल कारण से किया, जिससे कि हम चुनाव को राजस्थान भर में उठा सकें, कि उस वक्त में काफ़ी माहौल एंटी था कांग्रेस के। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि मेरे हिसाब से कि पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर हमें वहाँ से लड़वाएं, जिससे कि पूरे राजस्थान भर में मैसेज ठीक रहे, हम डैमेज नहीं हो। बाकी ये उम्मीदवार वहीं से थे, जालौर शुरू से थे। मतलब वैभव जालौर से लड़ना चाहते थे, आपका फैसला था कि उनको जोधपुर से लड़ना चाहिए? मेरा फिर पार्टी का फैसला हमने करवाया, ये बात थी। एक चीज ये बताइए कि जैसे बहुत विपक्ष का आरोप होता है, और आप कुछ पार्टी में भी आपके लोग दबीजमान करते हैं कि आप पे पुत्रमोह का आरोप लगता रहता है कभी कभी, तो उसको लेकर है क्या ऐसा कुछ कि आप, हालांकि हर कोई अपने संतान को एस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन लोगों का आरोप है कि आप उसके चक्कर में कई बार पार्टी के हितों की अनदेखी करते हैं? ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं तो जिंदगी में कभी सुना नहीं, और ना कोई पॉलिटिकल इंटरवेंस देश के अंदर। एकमात्र मेरे परिवार होगा जहाँ के मुख्यमंत्री और उनके बेटे के बीच में कभी भी कोई ऐसी बात सरकार में नहीं हुई उठी है कि कोई एक जगह कोई इंटरवेंस हुआ हो परिवार किसी व्यक्ति का। तो इससे बड़ा क्या बात हो सकता है प्रूफ कि मेरे शासन में, तीनों शासन में, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति किसी मामले में उनका हस्तक्षेप नहीं हुआ। ये मैं जब दावा करता हूँ तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी जी जी, ये बात है। इंडिया अलायंस बनता है, मतलब इंडिया अलायंस अगर चुनाव जीतता है, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या राहुल गांधी को आप लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार करेंगे, या कांग्रेस उस तरह से प्रेशर करेगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए? देखिए, हम तो करेंगे। कांग्रेस की तो ये कोशिश है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, परंतु ये मामला जो है, क्योंकि अब जब इंडिया गठबंधन बन गया है और खड़गे साहब के चेयरमैन है, तो नेचुरली जब गठबंधन की राजनीति में आप आ गए हो तो उसके बाद तो गठबंधन मिलके बैठ के बात करेगा और फैसला करेगा भी कौन प्राइम मिनिस्टर बने। पर कांग्रेस वाले की भावना ये होगी भी राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। आप पिछले चुनाव में बहुत सक्रिय थे, पार्टी में भी संगठन में बहुत सक्रिय थे। इस बार चुनाव के बाद आप उस तरह से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, जैसे दूसरे राज्यों में प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे। कब तक निकलेंगे आप प्रचार करने के लिए? अरे ये सब आपको किसने कह दिया है? मैं 22 जगह गया हूँ यहाँ पे, 25 में से। राजस्थान की बात नहीं, मैं बाहर 25 में 22 जगह गया हूँ। अब चुनाव हमारे खत्म हो गए हैं तो मैं गुजरात जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, महाराष्ट्र जा रहा हूँ। जी जी। तो बता दीजिए, तो दौरे तो अब बनेंगे ना भाई।
प्रदेश सरकार के 5 महीने हो गए नई सरकार के, उनके कामकाज को और उनके मुख्यमंत्री को कैसे आंकते हैं आप? चूंकि आप 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपका एक अपना लंबा तजुर्बा है। मुख्यमंत्री को कितने मार्क्स देंगे 10 में से? देखिए, अभी हमारे जो डबल डिजिट की सीटें आ रही है, तो इसीलिए आ रही, 3 कारण है उसके। नंबर 1, हमारी शानदार गवर्नेंस, कांग्रेस की सरकार की शानदार स्कीम है जिसकी चर्चा पूरे मुल्क में हुई है। पूरे मुल्क में हमारी जो स्कीमें थी किसानों के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, उसकी चर्चा पूरे मुल्क में हुई है। और उसी कारण से राजस्थान चर्चा में आया देश भर के अंदर पहली बार इस रूप में। और कई राज्यों ने यहाँ आकर के एक्सपीरियंस भी लिया। और अभी हमारे मैनिफेस्टो बना कांग्रेस 25 गारंटियों का, 4-5 पॉइंट हमारी स्कीमें थी, उसको हमारी हाईकमान ने भी मैनिफेस्टो में डाला। एक तो ये लाभ मिलेगा हमें इस चुनाव में, दूसरा लाभ मिलेगा भजन लाल जी का, कि भजन लाल जी क्योंकि नए हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, पर उनका रिमोट कंट्रोल और कहीं से है। जितनी गलती उनकी नहीं है, उतनी गलती मानता हूँ मैं उनके आरएसएस हाईकमांड की, जिन्होंने पूरी तरह पब्लिक में चला गया कि डमी मुख्यमंत्री है, डी फैक्टो मुख्यमंत्री तो चीफ सेक्रेटरी है, यहाँ पर उनकी चलती है। तो ये जो मैसेज खतरनाक मैसेज होता है, नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेसी में गलत है ये। जब शपथ को लेता मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या मंत्री, एमएलए, एमपी, तो कॉन्स्टिट्यूशन से उनको अधिकार मिल जाते हैं काम करने के। आप उनको एडवाइस तो कर सकते हो, पर टोटली रिमोट ही चलाओगे तो वो काम कैसे करेगा? तो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो 2 पॉइंट ये। तीसरा, जो मोदी जी और इनके नेता इतने झूठ बोले थे हमारे विधानसभा चुनाव के अंदर कि मुस्लिम को दे दिए 50 लाख, हिंदू मरा कन्हैयालाल में 5 लाख दिए, उसको झूठ फैलाया गया हमारे खिलाफ में। यहाँ बहुत होते हैं, डकैती हो रही है, पता नहीं क्या बोले। अब उनकी पोल खुल गई 4 महीने में, इतने रेप हो रहे हैं, डकैती है कि भरमार है यहाँ पर। और 5 लाख वाला पोल खुल गई इनकी। 50 लाख पैकेज ही पहले ही हमने कन्हैयालाल को दिया था, 2 नौकरी लगे बच्चों की। केस एनआईए ने ले लिया, एनआईए ने आज तक कोई फैसला नहीं करवाया। अगर हमारी पूरी बार केस होता तो अभी तक फैसला हो जाता। 2 घंटे में उन्होंने मुलिम पकड़ लिए, वो मुलिम भाग जाते, नेपाल वाले कहीं भाग जाते तो दंगे बढ़ जाते यहाँ पर। इतनी त्वरित कार्रवाई मैंने करी थी, मैं खुद गया उनके घर पे। ये बीजेपी नेता सब भाग गए हैदराबाद, कोई मीटिंग थी राष्ट्रीय स्तर की उनकी। यहाँ के नेता प्रतिपक्ष मिस्टर गुलाब कटारिया, यहाँ का चीफ व्हिप राजेंद्र राठौड़ और लोग दूसरे नेता थे, वो सब हैदराबाद गए घटना के बाद में भी। उनको रुकना चाहिए था क्योंकि दंगा भड़कने की पूरी संभावना थी। तो ये इस प्रकार झूठ बोल के चुनाव जीत गए, उसका फायदा हमें इसमें मिल रहा। अभी पार्लियामेंट के अंदर 3 बातों का फायदा हमें मिल रहा, इसलिए हम डबल डिजिट की बात करते हैं। नहीं सर, एक सवाल मैंने पूछा था कि 10 में से कितना आंकते हैं आप भजन लाल जी को, और क्या वसुंधरा जी होती तो चुनाव आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होता? देखो, वसुंधरा होती तो वसुंधरा जी का तो अनुभव था ही है। वसुंधरा जी होती तो उनका अनुभव तो बीजेपी काम आता, तो इसका तो बीजेपी को लाभ मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं।